वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। स्वागत है सभी साथियों का सीईटी कॉन्सेप्ट शिक्षण पटल पे। जैसा कि आज हम हमारी क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन पे, आज हम यहाँ पे कुछ कोर्स के बारे में जानकारी देंगे आपको, और उसी क्रम में कुछ हम सिलेबस का भी अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम सीईटी पीजी लैंग्वेज बीएड के लिए अध्ययन करेंगे, तो उसमें लैंग्वेज बीएड है और उसमें जो है इसका कोड क्या है, COQP05 है। लैंग्वेज बीएड का कोड है, ये ध्यान दीजिएगा। अन्य भी बीएड है, उनका कोड के हिसाब से रहता है। तो हर एक बीएड का, सामान्य बीएड का अलग रहता है, लैंग्वेज बीएड अलग रहता है और स्पेशल बीएड का अलग रहता है। तो ये कोड है COQP05, ठीक है। तो हम, और हमारा कोर्स है जो कि एप्लीकेशन पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये ठीक है, ये हमारा 25% में ऑफर चल रहा है और 2024 रुपये का बहुत ही सस्ते में आपको ये कोर्स उपलब्ध हो जाएगा और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी बीएड लैंग्वेज को लेकर, ठीक है साथियों। तो इसमें मिलेगा क्या, तो लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी। सबसे पहले लाइव क्लासेज, ठीक है, जो कि समकालिक चलेंगी। आप चैट से बातें भी करते रहेंगे टीचर से, और रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, रिकॉर्डेड भी मिलेगा कुछ, और क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध होती जाएगी। जितना आप पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको मिलती जाएगी। और डाउट सेशन प्रत्येक क्लास में लगभग की हो सकता है एक वीक में शायद डाउट सेशन भी चलेगा, ठीक है। डाउट सेशन, जो भी आपको समस्याएं होंगी, कोई भी शंका आपकी किसी सब्जेक्ट से हो रही है जो आपने पढ़ा है, तो आप डाउट सेशन में उसका समाधान पा सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ी बात, आपको टेस्ट सीरीज एकदम ऐसी टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ मैं एग्जाम के क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, ठीक है। जो पढ़ा है आपने, जो इस कोर्स में एनरोल करेंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी से टेस्ट सीरीज बनेगी, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। हम जितना पढ़ेंगे उतना ही एग्जाम में आएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ना तो कुछ कम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोर्स। आप सब इनरोल हो जाइए। कोई भी समस्या आती है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, आप इस सीईटी कॉन्सेप्ट के ऑफिस पे जो है नंबर दिया हुआ है, इसमें नंबर पे कॉल करिएगा, वहां पे बात करिएगा, को आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा, ठीक है। ये है आपके, जैसे कि लैंग्वेज बीएड में 3 सब्जेक्ट हैं, तो तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ अपनी क्षमता के अनुसार जिनके पास ज्ञान है उस सब्जेक्ट को लेकर अधिक, तो वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये सर हैं इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए रजनीश सर, और संस्कृत के लिए मैं आप सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये है आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ ही चुका है और अब डेट भी जाने वाली है, ठीक है। तो ये 14 जनवरी तक, कितने तक, 14 जनवरी तक आपका फॉर्म फिल होगा। और आप अभी जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दीजिए। यदि आपको एडमिशन लेना ही है तो फॉर्म भरने में देरी मत करिए, क्योंकि अब समय बहुत जल्दी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। आप कल पे टालेंगे तो बहुत जल्दी समय चला जाएगा। तो आज ही आप फॉर्म को भी भर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या चीजें हैं। तो ये रहा हमारा कोर्स के बारे में कुछ जानकारी थी। तो कोर्स बहुत ही सस्ते में आपको उपलब्ध हो जाएगा, और हम सिलेबस क्या रहने वाला ये सब हम चर्चाएं कर चुके हैं। जो भी छात्र एप्लीकेशन पे इनरोल हो जाएंगे उनको सब सिलेबस और क्रम के अनुसार एक एक लेक्चर, ठीक है, एक एक लेक्चर आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको कुछ टॉपिक बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लेक्चर जो कि यूट्यूब पे फ्री कर देना चाहिए, हमारी मतलब कि बच्चे देखेंगे तो भी तो उनको हाँ लगेगा कि हाँ वो सही से टीचर पढ़ा रहा है। तो इसलिए हम कुछ यहाँ पे आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जो है कि वैयाकरणिक आचार्य। क्या है, वैयाकरणिक आचार्य, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी वैयाकरण हुए हैं और जो जो महत्वपूर्ण है, हुए तो बहुत ज्यादा हैं जिनकी गणना भी करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन बनता है, जो जिन जिन आचार्यों से, जिनकी रचनाओं से, जिनके समय से, जिनके माता पिता से, मतलब इनके माता पिता का क्या नाम है, ठीक है, और इनका समय क्या है, स्थान कहाँ है, इन सब से क्वेश्चन बनता है। तो हम जो जो महत्वपूर्ण प्रमुख आचार्य हैं व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के, उनके बारे में इस हम लेक्चर में आज बात करेंगे, ठीक है।
ये रही हमारी कोर्स की बातें। और आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं तो इसको देख लेते हैं। हम आज करेंगे चर्चा वैयाकरणिक आचार्य, ठीक है। आज हम वैयाकरणिक आचार्य पढ़ेंगे इसमें। और सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन से आचार्य हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करके जाना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। और ज्यादा विशेषज्ञता नहीं लानी है हमें, बस उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे आते हैं पहले नंबर पे आचार्य व्याधि। कौन? आचार्य व्याधि, ठीक है। हालांकि इनसे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन प्रारंभ इन्हीं से हो जाता है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं प्रारंभ इन्हीं इन्हीं से हो जाता है, इन्हीं के समय से हो जाता है। इसके बाद इनके बाद ही हम जो पढ़ाएंगे यहाँ पे व्याकरण आचार्यों को उनका समय बताएंगे आपको। और आप अपनी नोटबुक पे जो इनका लिखिएगा, नोट बनाइएगा, तो क्या करिएगा कि समय के अनुसार, ये नहीं कि हम यहाँ ब्याडी को पढ़ा रहे हैं आप ब्याडी की जगह पारनी को रख दें और पारनी की जगह ब्याडी को रख दें, ऐसा मत करिएगा। क्रम से हम पढ़ाएंगे और क्रम से ही आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, इतना ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आजकल क्या है कि जो एनटीए है, सीईटी है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो ये क्रम से इतना पूछ लेता है घुमा फिरा के, आरोही अवरोही इतना पूछ लेता है कि आप उसमें अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप पक्का है वहां पे संकित हो जाएंगे कि मैं क्या यहाँ पे लगाऊं, ठीक ठीक है। तो इसलिए क्रम से पढ़िएगा, क्रम से लिखिएगा, तभी आप वहां पे आपको याद आएगा। आचार्य, उसके बाद व्याध के बाद आते हैं कि पारनी। कौन आते हैं? पाणिनि आचार्य, ठीक है, पाणिनि आचार्य। अगले नंबर पे आते हैं हमारे कात्यायन। कात्यायन इनका असली नाम है। उसके बाद सभी आचार्यों के अन्य भी नाम हैं, सभी आचार्यों के अन्य भी नाम हैं। उनको हम जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये है चौथे नंबर पे हमारे व्याध हुए, पाणिनि, कात्यायन। चौथे नंबर हमारे आते हैं पतंजलि, ठीक है। ठीक है, पांचवें पे आते हैं हमारे पतंजलि के बाद आपके आ जाते हैं जैनेन्द्र। कौन? जैनेन्द्र। फिर आते हैं भर्तृहरि। कौन? भर्तृहरि। ये वैयाकरणिक भी हैं और दार्शनिक भी हैं और साहित्यिक भी हैं। और आगे आते हैं हमारे सातवें नंबर पे भर्तृहरि के बाद हमारे आ जाते हैं वामन जयादित्य। कौन आते हैं? वामन जयादित्य, ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे वामन जयादित्य। फिर आठवें नंबर पे आते हैं हमारे शाक्टायन। कौन आते हैं? शाक्टायन, शाक्टायन। नौवें नंबर पे आ जाते हैं हमारे शाक्टायन के बाद कैयट, ठीक है, कैयट आ जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं, कैयट के बाद आते हैं हमारे शाक्टायन, कैयट और फिर हेमचंद्र। कौन? हेमचंद्र, हेमचंद या हेमचंद सूरी भी कहते हैं। फिर आते हैं हमारे कौन? हेमचंद सूरी के बाद आ जाते हैं सारस्वत, सारस्वत व्याकरणकार, सारस्वत। सारस्वत व्याकरण सारस्वत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनका जो मतलब इनकी रचना भी सारस्वत व्याकरण ही है। और
एक तरह से लगता है कि आचार्य भी यही है, लेकिन सारस्वत व्याकरण है, ग्रंथ है, और सारस्वत व्याकरण कार्य अलग है, ठीक है। अनुभूति स्वरूपाचार्य नाम है उनका, लेकिन फेमस इसी से है, क्या, सारस्वत व्याकरण, ठीक है। फिर आते हैं हमारे भट्टोजी दीक्षित, बहुत ही महत्वपूर्ण है भट्टोजी दीक्षित, ठीक है, आचार्य भट्टोजी दीक्षित। फिर आते हैं हमारे 13 नंबर पे, और सबसे आधुनिक आचार्य जो कि महत्वपूर्ण है, वो है हमारे नागोजी भट्ट, या फिर नागेश भट्ट कह लें, ठीक है, नागेश भट्ट। ये हमारे 13 आचार्य हैं, इनको हम विधिवत पढ़ेंगे, एक एक चीज, इनके जन्म से, स्थान से, समय से, माता पिता का नाम, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन आचार्य हैं, मतलब कि प्राचीन आचार्य हैं, इसीलिए इनकी जो है बहुत चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। इसी वजह से है कि यहाँ से क्वेश्चन भी बनना स्वाभाविक रहता है, क्योंकि अधिकतर लोग तो पाणिनि का नाम सुने ही रहते हैं, चलो हाँ पाणिनि व्याकरणकार हैं, लेकिन उनकी रचनाएं क्या है, अब उनके पिताजी का क्या नाम है, उनकी माता जी का क्या नाम है, और समय, ठीक है, प्राचीन है तो समय क्या है, प्राचीन तो है सब जानते हैं, लेकिन समय क्या है, एग्जैक्ट समय तो पता रहना चाहिए ना, तो इसीलिए इनका हम एक से एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम इस प्रारंभ से, पहले आचार्य व्याधि को देख लेते हैं, आचार्य व्याधि को देख लेते हैं। सबसे पहले आचार्य व्याधि, आचार्य व्याधि, ठीक है, ये सबसे प्रारंभिक काल के हैं, इसीलिए इनका जो समय है, समय समय इनका 1000 से 1500 ईसा पूर्व, क्या, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व ध्यान दीजिएगा, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। और जो है इनकी रचना, इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन इनका समय और इनकी रचना, ये दो चीजें इनकी प्राप्त होती हैं। इनकी रचना है संग्रह ग्रंथ, संग्रह ग्रंथ, ठीक है, संग्रह ग्रंथ इनकी रचना का नाम है। इसमें कितने संग्रह, नाम ही है संग्रह, मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, एकत्रित करना। तो इन्होंने 1,00,000 श्लोकों का संग्रह किया, 1,00,000 श्लोकों का संग्रह किया, और संग्रह करने के बाद उस ग्रंथ का नाम संग्रह ग्रंथ पड़ा, ठीक है। श्लोक थे जो कि व्याकरण के सूत्रों के हिसाब से लिखे गए थे, जो व्याकरण है उसको सूत्रों, श्लोकों में उसको दर्शाया गया था, ठीक है, ये रहे। और इनका संबंध जो है, इनका संबंध आचार्य पाणिनि से था, आचार्य पाणिनि से था, ठीक है, किससे था, आचार्य पाणिनि से। आचार्य पाणिनि, जो आचार्य पाणिनि के व्याधि जो थे, रिश्ते में क्या लगते थे, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि आचार्य पाणिनि के नाना, नाना या मामा ऐसे हैं, रिलेशन में नाना लगते हैं, ठीक है, क्या लगते हैं, नाना लगते हैं, कौन लगते हैं, आचार्य पाणिनि, ठीक है, तो नाना या फिर मामा ही शायद लगते हैं। तो आचार्य पाणिनि का संबंध जो है, आचार्य पाणिनि का संबंध और व्याधि का संबंध मामा का है, मामा भांजा का है, ठीक है, मामा का है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि आचार्य पाणिनि के मामा का क्या नाम था, वहां पे ऑप्शन यदि आपको व्याध दिख रहे हैं तो निसंकोच वहां पे व्याध का आपको क्लिक करके आना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, बस इनके बारे में कुछ खास नहीं मिलता है, इनका समय नोट कर लीजिएगा, और इनकी रचना का क्या नाम है, ठीक है। और यहाँ पे इनका संबंध आपको नहीं भी पता है, लेकिन हम पाणिनि को पढ़ेंगे, पाणिनि में डिटेल से पढ़ लेंगे। तो आइए आगे हम चलते हैं, दूसरे आचार्य जो हमारे हैं, आचार्य पाणिनि, ठीक है, दूसरे आचार्य क्या है, आचार्य पाणिनि।
आचार्य पाणिनि। ठीक है, आचार्य पाणिनि के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो अगली मतलब कि अगले आचार्य हमारे कौन है? आचार्य पाणिनि। इनका समय, सबसे पहले समय, एक एक चीज आपको जो हम यहाँ पे इतनी मेहनत करके लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ फालतू की चीजें नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे जो महत्वपूर्ण होंगी। तो उसको आप भी नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि एग्जाम के लास्ट समय में आपको यहाँ पे वीडियो, एक एक वीडियो रिवीजन करने को मौका नहीं मिलेगा, इतना समय नहीं रहेगा कि आप एक एक तीनों इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों का एक एक वीडियो आप देख पाए, क्योंकि तीनों का वीडियो इतना ज्यादा हो जाएगा कि लास्ट 2 दिनों में भी कवर करना आसान नहीं होगा। इसलिए यदि आप नोट करते जाएंगे एक एक चीजें, तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले बहुत ही सुविधा होगी उसको रिवाइज करने के लिए। ठीक साथियों, तो आप नोट करते जाइएगा। इनका जो समय है, आचार्य पाणिनि का जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व। हाँ, 500 से 700 ईसा पूर्व। ठीक है, 500 से 700 ईसा पूर्व। अभी ईसा पूर्व ही चल रहे हैं। अभी जब हम आएंगे ईस्वी पे, तो ईस्वी में हमारे जैनेन्द्र से स्टार्ट हो जाता है। जैनेन्द्र और जैनेन्द्र, वामन, जयादित्य, ये सब जो है ईस्वी से आ जाते हैं, और हमारे पतंजलि तक हमारे ईसा पूर्व में ही चलेंगे। तो ये भी हमारे ईसा पूर्व के ही हैं। ठीक है, समय क्या है? 500 से 700 ईसा पूर्व। उसके बाद इनका अन्य नाम, क्या चीज? अन्य नाम। ये भी क्वेश्चन अब ट्रेंडिंग में आ रहा है, अब पूछना प्रारंभ कर दिया है कि प्रमुख जो प्रस्तुत आचार्य हैं यहाँ पे नाम दिया रहेगा, इनका निम्नलिखित में से कौन सा नाम था, या फिर कोई अन्य नाम वहां पे दे करके पूछेगा ये जो नाम है। जैसे कि यहाँ पे इनका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इनका सालातुरीय है। क्या है? सालातुरीय, क्योंकि ये सालग्राम के थे, सालातुरीय। ठीक है, और एक नाम इनका अन्य क्या मिलता है? तो आहिक मिलता है। आहिक क्यों मिलता है? क्योंकि इन्होंने पस्पानिक लिखा था, उसी के नाम पे इनका आहिक नाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे दे के पूछ लेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दे देगा कि सालातुरीय जो है ये नीचे दिए गए आचार्यों में से किसका उपनाम है। ठीक है, किसका अन्य नाम है। तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये पाणिनि का नाम सालातुरीय है, अन्य नाम। ठीक है, इनके बारे में और हम डिटेल से थोड़ा बात करते हैं। तो इनके माता पिता, क्या? इनके माता पिता, माता पिता के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो माता पिता की जानकारी मिलती है कि दाक्षी, इनकी माता का क्या नाम था? दाक्षी नाम था, और पिता का नाम था पाणिन। क्या नाम था? पाणिन। ठीक है, पाणिन। ठीक है, पाणिन के पुत्र पाणिनि कहलाए। और ठीक है, दाक्षी का नाम माता और पिता का नाम पाणिन था। ये चीज नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इनके शिष्य, आचार्य पाणिनि के शिष्य कौन थे? आचार्य पाणिनि के शिष्य कौन थे? ठीक है, आचार्य पाणिनि के शिष्य कौन थे? तो वो थे हमारे कौत्स। कौत्स ऋषि का नाम सुना होगा आपने, तो कौत्स से। या फिर इसको नहीं स्टार्ट कर दिया पूछना, तो इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है, कहीं से भी आ सकता है। कोई आचार्य आपके सिलेबस में लगा हुआ है तो उसे कहीं से भी पूछ सकता है। हालांकि जैसे कि पेपर का लेवल क्या रहता है कि जितने भी आपको क्वेश्चन, जैसे 25 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, संस्कृत से आपके बीएड लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन दे दिया है, तो 25 क्वेश्चन में क्या करेगा कि 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि आप मतलब नहीं भी पढ़े होंगे ना, नहीं भी पढ़े होंगे कभी संस्कृत, तब भी उसको कर जाएंगे, आसानी से कर जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा, तो 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि उसको जो पढ़ा रहेगा ना वही कर पाएगा, जो पढ़ा रहेगा वही कर पाएगा। लेकिन जब और 5 क्वेश्चन बचते हैं, उसको ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो पढ़ा भी होगा वो भी नहीं कर पाएगा। 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो पढ़ा भी होगा वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पता नहीं कितनी गहराई में जाके 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कितनी मेहनत से, मतलब कि वही बच्चा कर पाएगा जो खुद से भी बहुत मेहनत किया होगा। ठीक है, हम तो एक माध्यम रहते हैं, हम तो सिर्फ बताएंगे आपको कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये चीजें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको हर बार 20 क्वेश्चन है जो 2-3 साल करके रिपीट होते रहते हैं, लेकिन 5-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हर बार आपको एग्जाम में नया देखने को मिलेगा। ठीक है, पुराने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए
हमको जितना हो सके जो चीज पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, एकदम गहराई में जाके पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़े उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको गहराई से पढ़ना है, ठीक है। उससे कोई भी क्वेश्चन बने हमें उसको करना ही करना है। तो ये आचार्य जो पाणिनि थे उनके शिष्य का नाम कौत्स था। क्या नाम था? कौत्स नाम था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इनकी कृतियां पे। क्या? इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं, ठीक है। इनकी रचनाएं के बारे में, और इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी रचनाएं दो तीन रचनाएं फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ रचनाएं जो कि कोई नहीं जानता है, तो उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले इनकी रचना जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं। क्या है? अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों का ये व्याकरण, जो व्याकरण है उससे सूत्र हैं, ठीक है। इसमें लगभग 4000 के आसपास सूत्र हैं। पूरा व्याकरण इसमें आ गया है। और जो दूसरी रचना है आपकी पाणिनि शिक्षा, पाणिनीय पाणिनीय शिक्षा, ठीक है। इसमें 60 श्लोकों का संग्रह है। पाणिनि शिक्षा में 11 खंड हैं। हालांकि इसने इतना नहीं पूछेगा, एक लेवल होता है किस लेवल में हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बस रचनाओं के बारे में बताया उतना ही बहुत है। और उसके बाद फिर आता है हमारा इनकी जो है ये तो है हमारी क्या, व्याकरणिक रचना है, ठीक है, व्याकरण संबंध रचना है। और साहित्यिक रचना में इनकी जाम्बवती विजयम, ठीक है, जाम्बवती जाम्बवती विजयम, जाम्बवती विजयम, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार, ठीक है। जाम्बवती विजयम किसकी रचना है? वहां पे पाणिनि का रहेगा। अब सब जानते हैं कि पाणिनि तो व्याकरण आचार्य हैं, वो साहित्य ऐसी रचना थोड़ी करेंगे, नाम से ही लग रहा है कि ये साहित्यिक रचना है। तो ऐसा नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जाम्बवती विजयम जो है वो आचार्य पाणिनि की रचना है, साहित्यिक रचना है। और जो अगली है इनकी द्विरूप कोश, द्विरूप द्विरूप कोश, ठीक है, द्विरूप कोश। ये इतनी चीजें हैं जो कि आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। इनके गुरु का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका इनके गुरु का भी नाम, तो यहां पे हम लिख देते हैं गुरु। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था वर्ष या उपवर्ष, वर्ष अथवा उपवर्ष, उपवर्ष। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कुछ इसमें समझने वाली बातें नहीं है। जो हम बता रहे हैं उसको नोट करते जाइए, उसको याद कर लीजिए, जो आपके सामने आ रहा है उसको याद करते जाइए। क्योंकि यदि आप सोचेंगे इकट्ठा में याद करेंगे तो कभी नहीं होगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, याद करते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए। आचार्य पाणिनि के गुरु का नाम था वर्ष अथवा उपवर्ष भी इनको कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपके सामने बीएड लैंग्वेज में, या फिर कहीं भी, ये मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन है आचार्य पाणिनि से। आचार्य पाणिनि बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य है, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और उसके बाद सबके बारे में इतना नहीं पढ़ना होगा, बस पाणिनि के बारे में पढ़ते हैं। 2-3 आचार्य और हैं उनके बारे में इतना पढ़ते हैं, एक एक चीजें। और उसके बाद फिर पूरा कुछ आचार्य जो हैं उनके बारे में बहुत ही नॉर्मल समय और कृतियां, इन इतना पढ़ेंगे। और ये पाणिनि के बारे में इतना नोट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। अगली स्थान तो आपको पता ही, ये इनका अन्य नाम सालातुरी है। सालातुरी नाम होने की वजह से ये सालातुरी, सालातुर गांव ना, सालातुर एक स्थान था, वहां के थे ये सालातुर, ठीक है, इसलिए इनका अन्य नाम सालातुरी भी कहलाया, ठीक है। तो इतनी चीजें हमारे आचार्य पाणिनि से संबंधित थी। अगली हम अगले आचार्य पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कात्यायन। कौन? आचार्य कात्यायन, ठीक है, आचार्य आचार्य कात्यायन, आचार्य कात्यायन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं ये भी। इनका समय क्या है? इनका समय क्या है? समय क्या है? इनका समय क्या है?
आचार्य बिहारी का समय क्या था? 1000 से 1500 ईसा पूर्व। आचार्य पाणिनि का समय क्या था? 500 से 700 ईसा पूर्व। और इनका समय, आचार्य कात्यायन का समय 300 ईसा पूर्व है। क्या है? 300 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये 300 ईसा पूर्व से पाणिनि के समकक्ष तक जाते हैं, 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इनका समय क्या है? 300 से 500 ईसा पूर्व। उम्मीद है ये तो समझते होंगे आप, ईसवी क्या, ईसा पूर्व क्या है। ठीक है, तो ईसा पूर्व है। और उसके बाद फिर हम आते हैं इनका स्थान, इनका सॉरी अन्य नाम। क्रम से पढ़ते जाइए आप। मतलब जब जिसका भी पढ़ रहे हैं क्रम से लिखेंगे तो वो याद करने में आसानी होगी आपके लिए। इनका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, अन्य नाम इनका वररुचि। क्या मिलता है? वररुचि, वररुचि। ठीक है, वररुचि मिलता है। और अन्य नाम इनका मेधाजित। क्या मिलता है? मेधाजित, मेधाजित, मेधाजित अर्थात जो जिसने बुद्धि को जीत लिया है। और अन्य नाम पुनर्वसु, पुनर्वसु। ठीक है, ये इनकी तीन अन्य नाम इनके मिलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सब ज्यादा जरूरी तो ये आपके लिए है, वररुचि किसका नाम है? तो वररुचि कात्यायन का ही अन्य नाम है। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद आते हैं हम इनके कृतियां बारे में। इनकी कृतियां, इनकी कृतियां, कृतियां कह लें या फिर रचनाएं कह लें, एक ही चीज है। ठीक है, कृतियां, इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने 1400 वार्तिक लिखा है। ठीक है, ये वार्तिक कार्य हैं। ठीक है, पाणिनि क्या थे? वो सूत्रकार थे। और ये क्या है? वार्तिक कार हैं। क्या है? वार्तिक कार हैं, वार्तिक कार है। अब सूत्र क्या होता है, वार्तिक क्या होता है, आपके स्तर से ऊपर चीजें हैं, इसको मत पढ़िए। 1400 वार्तिक इन्होंने लिखा है, 1400 वार्तिक इन्होंने लिखा है। और इनकी अन्य रचना क्या है? 1400 वार्तिक के बाद इन्होंने स्वर्गारोहण काव्य लिखा है। क्या लिखा है? स्वर्गारोहण काव्य लिखा है। ध्यान दीजिएगा, काव्य है। विधा पूछ सकता है कि आचार्य कात्यायन की जो रचना है स्वर्गारोहण, वो कौन सी विधा की है। ठीक है, कौन सी विधा की है, साहित्य या फिर व्याकरण की? तो ये स्वर्गारोहण जो है आपका साहित्य से है। ठीक है, और ये 1400 वार्तिक जो है ये व्याकरण से है। और इनकी अन्य रचना है, अन्य रचना में इनकी आ जाती है भ्राज संज्ञक श्लोक, भ्राज संज्ञक श्लोक, भ्राज संज्ञक श्लोक। ठीक है, और उसके बाद और भी रचना है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का क्या नाम था? पाणिनि गुरु का क्या नाम था? वर्ष या उपवर्ष। इनके गुरु का नाम था पाणिनि। ये आचार्य पाणिनि के ही शिष्य थे। कहीं कहीं याज्ञवल्क्य भी मिलता है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य भी आप नोट कर लीजिए, क्या पता ऑप्शन में कोई एक ही रहे, दोनों तो नहीं रहेगा। तो याज्ञ दोनों रहता भी है तो पाणिनि ही ज्यादा मान्य होंगे। तो ये हमारे गुरु इनके कौन थे? आचार्य पाणिनि अथवा आचार्य याज्ञवल्क। ठीक है, आचार्य याज्ञवल्क, ये चीज नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, जो हमारे चौथे आचार्य हैं वो हैं कौन? बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं आचार्य पतंजलि, जिनके नाम पे आज करोड़ों का व्यापार चल रहा है। ठीक है, तो चौथे नंबर जो आचार्य हैं, आचार्य हमारे पतंजलि, आचार्य पतंजलि। ठीक है, आचार्य पतंजलि के बारे में। आचार्य पतंजलि का समय क्या है? क्रम से इनको भी लिख लीजिएगा। आचार्य पतंजलि का जो समय है वो है 150 ईसा पूर्व। समय क्या है? 150 ईसा पूर्व, 150 से 300 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है।
ठीक है। इनका जो स्थान है, स्थान अन्य नाम, अन्य नाम, पतंजलि का अन्य नाम क्या है? तो पतंजलि का अन्य नाम गोनर्दी है। क्या है? गोनर्दी। ये गोंडा के निवासी माने जाते हैं, इसीलिए इनका नाम गोनर्दी। ठीक है, गोंडर मतलब कि गोनर्दी या फिर गोणिका पुत्र, ठीक है, ऐसे इनका बोला जाता है। तो गोनर्दी, ठीक है, गोनर्दी। और उसके बाद इनका और भी एक नाम मिलता है, जैसे कि अहिपति या फिर नागपति या फिर शेषनाग, ऐसे कुछ करके इनका मिलता है। तो अहि का मतलब भी नाग ही होता है, मतलब सर्प होता है। अहि का मतलब क्या होता है? सर्प होता है। तो इनका अन्य नाम अहिपति भी है। ध्यान दीजिएगा, अहिपति, अहि का मतलब सर्प होता है। यदि कहीं शेषनाग भी इनका नाम दिखे तो वो भी आचार्य पाणिनि का ही नाम है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि शेष शेषराज, शेषराज, ठीक है, अहिपति, शेषराज, गोनर्दी, ये चीजें इनका अन्य नाम है। क्वेश्चन बनता है अन्य नाम से भी, तो इसलिए इनको भी नोट करिए। ठीक है, उसके बाद इनके माता पिता कौन थे? इनके माता पिता कौन थे? इनके माता पिता कौन थे? तो इनके माता पिता का नाम जो मिलता है वो गोणिका के नाम से मिलता है। ये गोणिका पुत्र कहलाते हैं। ठीक है, अन्य नाम गोणिका पुत्र भी है। तो इनके माता पिता का नाम गोणिका के नाम से मिलता है। अब इसमें माता का नाम है या पिता का नाम, ये तो नहीं कंफर्म हुआ, लेकिन अभिभावक के तौर पे माता पिता के तुल्य, मतलब माता पिता के नाम पर ये गोणिका मात्र एक नाम प्राप्त होता है, गोणिका पुत्र। ये आचार्य जो पतंजलि है वो गोणिका पुत्र कहलाते हैं। अन्य नाम ये भी है। और उसके बाद इनकी हम कृतियों पे चलते हैं, इन्होंने क्या क्या रचनाएं किया है। ठीक है, तो कृतियां, कृतियां इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ही है। आप सबको पता ही होगा कि इन्होंने योग सूत्र लिखा। क्या लिखा? योग सूत्र लिखा। सबसे पहले योग सूत्र लिखा। उसके बाद दर्शन से ग्रंथ है योग सूत्र। उसके बाद इन्होंने महाभाष्य लिखा। क्या लिखा? महाभाष्य, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ, महाभाष्य। उसके बाद इन्होंने महाभाष्य के बाद चरक परिष्कार लिखा। चरक परिष्कार लिखा। ठीक है, चरक चरक परिष्कार में क्या था? चरक संहिता संबंधी था। ठीक है, चरक परिष्कार लिखा। समझ में आ रहा है ये ना? चरक परिष्कार है। ठीक है, इन्हीं चीजें आप नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं हम। इनका स्थान, स्थान गोनर्दी के नाम से, इनका स्थान भी गोंडा था, इसलिए गोनर्दी के नाम से फेमस है। गोंडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोंडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका स्थान। इतनी चीजें आप पतंजलि के बारे में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जैनेन्द्र। कौन? जैनेन्द्र, आचार्य जैनेन्द्र। जैनेन्द्र, इनका जो समय है, इनका समय है जो, ये अब हमारे अभी तक क्या था, ईसा पूर्व के आचार्य चल रहे थे, और अब ये हमारे आ गए जो कि पहले आचार्य हुए हमारे आचार्य जैनेन्द्र, जो कि ईस्वी में आए। ठीक है, ईस्वी में इनका समय है, इनका समय है 500 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, 500 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। क्रम से नोट डाउन करिएगा, 500 ईस्वी है। ठीक है, उसके बाद ईसा पूर्व में क्या देखा आपने कि मतलब कि जैसे जैसे आगे आ रहे थे तो समय घट रहा था, जैसे जैसे आधुनिक होते चले जा रहे थे तो समय घट रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, ईस्वी में जैसे जैसे हम आधुनिक होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा समय बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर इनका समय क्या है, 500 ईस्वी। और इनका अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? अन्य नाम देवनंदी है। अन्य नाम क्या है? देवनंदी, देवनंदी है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा, देवनंदी है।
और इनके माता पिता का नाम, इनके माता पिता का नाम, माता पिता इनके कौन थे? तो माधव भट्ट। क्या थे? माधव भट्ट, माधव भट्ट और श्रीदेवी। ठीक, माधव भट्ट और श्रीदेवी, श्रीदेवी। ठीक साथियों, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, नोट डाउन कर लिए होंगे। ये इनके माता पिता कौन थे? माधव भट्ट और श्रीदेवी। ठीक है, उसके बाद इनकी कृतियों पे आते हैं हम, इनकी रचनाओं पे आते हैं हम। इन्होंने क्या क्या रचनाएं किया है? तो जैनेन्द्र व्याकरण, जैसे सारस्वत व्याकरण सब प्रसिद्ध है, वैसे इनकी रचना जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? जैनेन्द्र, जैनेन्द्र व्याकरण। अब यहाँ पे आपको ये चीज दे करके पूछ सकता है कि जैनेन्द्र व्याकरण किसकी रचना है? तो अब वहां पे आप सोचेंगे यार जैनेन्द्र, हम तो पढ़े थे जैनेन्द्र की है, लेकिन नहीं, वहां पे ऑप्शन आपको देवनंदी भी देखने को मिलेगा। तो जैनेन्द्र का उपनाम, अन्य नाम जो है वो देवनंदी है। तो देवनंदी आप समझ जाइएगा कि जैनेन्द्र व्याकरण जो रचना है वो हमारे देवनंदी आचार्य की है, जिनका जो जैनेन्द्र ही है, जैनेन्द्र का उपनाम, दूसरा नाम देवनंदी है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, कुछ फालतू नहीं लिखना है, जो हम बता रहे हैं उसको पूरा नोट करिएगा बस। ठीक है, उसके बाद फिर स्थान इनका, ये कहाँ के थे? कहाँ के थे? तो ये हमारे कर्नाटक, कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। ठीक है, कर्नाटक के थे। कर्नाटक, कालेगांव। ठीक है, कर्नाटक कालेगांव, ये वहां के आचार्य थे। जैनेन्द्र आचार्य कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम अन्य आचार्य पे। अन्य आचार्य कौन है हमारे अगले नंबर पे? तो वो है हमारे भर्तृहरि, भर्तृहरि। ठीक है, आचार्य भर्तृहरि, भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि का समय क्या माना जाता है? तो इनका समय विवादित है, इनका समय विवादित है। कुछ लोग इनका समय ईसवी ईसापुर के पहले के मानते हैं, तो कुछ लोग इनका समय जैनेन्द्र के बाद अर्थात कि 500 ईस्वी के बाद मानते हैं। तो इनका समय जो है, जो एक तरह से अधिक अत्यधिक मतों के अनुसार यदि हम निकालें तो 570 ईस्वी, क्या 570 ईस्वी से 650 ईस्वी। ठीक है, ये चीज 650 ईस्वी। लेकिन आप साइड में नोट कर लीजिएगा कि कुछ मत ईसा पूर्व भी मानते हैं, ईसा पूर्व भी मानते हैं। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद इनके बारे में जो है माता पिता, इनके माता पिता कौन थे? इनके माता पिता का नाम था गांधर्व सेन, गंधर्व सेन। अब माता पिता के नाम से यदि हम मतलब कि बोल रहे हैं तो ये मत समझिए कि माता पिता दोनों होने चाहिए, बस अभिभावक के तौर पे जानना चाहिए। हाँ, इनके जो पालन पोषणकार या फिर जन्मदाता जन्मदात्री, मतलब इस समय से जैसे कि किसी का एक ही नाम मिल रहा है ना, तो जैसे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है? तो गांधर्व सेन मिल रहा है। तो जब गांधर्व सेन मिल रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि यार इसमें तो पिताजी का बस नाम है, माता का नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि आप हो सकता है कि माता पिता का नाम ना मिल करके इनकी रचना, क्योंकि रचनाओं से ही पता चलता है कि इनके, जैसे कि पाणिनि के बारे में पता चला कि दाक्षी पुत्र पाणिनि। ठीक है, इसे उनकी रचनाओं से ही पता चला, पाणिनि शिक्षा उन्होंने लिखा है। तो इसी तरह से जैसे इनकी भी रचनाएं होंगी किसी में, तो इन्होंने गांधर्व सेन का पुत्र बताया होगा, तो गांधर्व सेन हो सकता है इनके पालन पोषण कर रहे होंगे। जन्मदाता जो माता पिता हैं उनके बारे में नहीं पता चलता होगा, लेकिन इनकी रचनाओं के हिसाब से इनके जो अभिभावक के तौर पे गांधर्व सेन का पता चलता है। इसीलिए इनके माता पिता का जो मान्य किया जाता है कि गांधर्व सेन के नाम के कोई व्यक्ति थे। ठीक है, तो उसके बाद इनकी कृतियां इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कृति इनकी एक से बढ़ के एक प्रवण ग्रंथ है, जो कि सबके नॉर्मल जो सामान्य व्यक्ति है,
सामान्य बुद्धि वाला है, उसके हाथों से बाहर है। ठीक है, तो ये कृतियां इनकी हम देख लेते हैं। सबसे इनकी जो कृतियां वाक्य पदीयम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम इनकी एक रचना पढ़ेंगे भी, ठीक है, आपके सिलेबस में वो लगा भी हुआ है, तो अभी बता दे रहे हैं कि कौन सी रचना हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे भी बता रहे हैं। तो वाक्य पदीयम, वाक्य पदीयम, ठीक है, 3 कांडों में विभक्त है, 3 कांडों में, ठीक है, 3 कांडों में वाक्य पदीयम। और दूसरी इनकी रचना है, पहली ये हुई महत्वपूर्ण है, वाक्य पदीयम किसकी रचना है पूछ सकता है, तो वो आचार्य भर्तृहरि की रचना है। और दूसरी इनकी रचना है महाभास दीपिका, वो तो टीका लिख दिए हैं ये। और देखे तो हाँ, त्रिशतक, क्या, त्रिशतक, ठीक है, त्रिशतक इन्होंने लिखा है। त्रिशतक इनकी रचना है। त्रिशतक में कौन कौन सी, त्रि जैसा कि नाम से ही लिखा है, त्रिशतक, 3 शतक अर्थात 100, मतलब कि जो है इनकी 3 रचनाएं हैं जिसमें 100 श्लोक हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी आती हैं, सबसे पहले तो आती है हमारी नीति शतक। कौन आती है, नीति शतक, या फिर संस्कृत में नीति शतकम। ठीक है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आती है वैराग्य शतक, वैराग्य शतक, ठीक है, वैराग्य, वैराग्य शतक। और अन्य रचना इनकी है एक श्रृंगार शतक। क्या है, श्रृंगार शतक। ठीक है, ये चीज इनकी 3 रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचना है। इसमें से हम नीति शतक पढ़ेंगे जो कि सिलेबस में लगा हुआ है। और ये तीनों रचनाएं इनकी त्रिशतक के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन तीनों में जो है मूलतः 100 श्लोक प्राप्त होती हैं। ठीक है, प्रक्षिप्त वगैरह मिलाएंगे तो वो ज्यादा थोड़ा 111 121 ऐसे हो जाती हैं, लेकिन 100 श्लोक इनमें प्राप्त होती हैं, इसीलिए इनको त्रिशतक बोला जाता है। और इनकी अन्य रचना जो है, और भी रचना है, वेदांत सूत्र संग्रह, मीमांसा सूत्र संग्रह, ऐसे कुछ है, लेकिन वो सब आपको नहीं ध्यान देना है। बस ये 2 चीजें हैं। वाक्य पदीयम 3 कांडों में है, त्रिशतक 3 रचनाओं का शतक है, जिसमें नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अन्य आचार्य पे। तो अन्य आचार्य हमारे हैं कौन, वामन जयादित्य। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा इनके बारे में कि इनका जो मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य आप जानते होंगे, इन तीनों जो शतक है ना, तो एक होता है पदबंध, एक होता है मुक्तक। पदबंध क्या होता है कि एक पद से दूसरा पद बंधा होता है। ठीक है, एक श्लोक खत्म हुआ, अब एक श्लोक में जो चर्चा हुई है, जो कथा, जो घटना हुई है, उसका संबंध अब जो अगली श्लोक आएगा, जो अगला श्लोक, उससे उसका संबंध रहता है। लेकिन आचार्य भर्तृहरि ऐसे प्रथम आचार्य हुए, प्रथम ऐसे कवि हुए जिन्होंने मुक्तक काव्य का प्रारंभ किया संस्कृत में। संस्कृत में मुक्तक काव्य पहला किसने लिखा, तो वो भर्तृहरि ही थे। ठीक है, इन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक लिख करके ऐसे 100 श्लोकों की रचना किया कि कोई भी श्लोक एक दूसरे से संबंधित नहीं था, एक श्लोक अपने में ही पूर्ण था। ठीक है, संपूर्ण था वो श्लोक, तो कोई एक श्लोक भी कहीं भी प्रयोग कर सकता है। और लेकिन जो पदबंध होता है उसके लिए पूरे ग्रंथ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये रहा हमारा इनके बारे में। तो ये मुक्तक काव्य यहां लिख लीजिएगा आप कि मुक्तक काव्य के प्रथम आचार्य या फिर प्रथम कवि। ठीक है, मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य के संस्कृत में, संस्कृत में मुक्तक काव्य के प्रथम लेखक। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं अन्य आचार्य पे।
तो हमारे अगले आचार्य आते हैं वामन जयादित्य। कौन आते हैं? वामन जयादित्य। वामन जयादित्य, ये दो आचार्य हैं, इन्होंने एक ही रचनाओं पे काम किया है। इनका समय देख लेते हैं। इनका समय है हमारे 600 ईस्वी। 600 ईस्वी, ठीक है। इनका समय क्या है? 600 ईस्वी है। और इनकी कृति देख लेते हैं हम। कृति जो है इनकी वामन की, तो इनकी कृति है काशिका वृत्ति। ठीक है, ये काशिकाकार भी कहलाते हैं, काशिका वृत्ति। ठीक है, काशिका वृत्ति, ये चीज हो गई इनकी। इतना चीज इन पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा नहीं ध्यान देना, बस इनका समय और इनकी कृति है काशिका वृत्ति। इसमें 8 अध्याय या फिर 8 खंड ऐसे हैं, तो 8 में से इन्होंने शुरू के 5 जो हैं वामन और 3 जयादित्य ने। ठीक है, 3 जयादित्य ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपकी रचना पता रहनी चाहिए कि रचना कौन सी है इनकी और समय क्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले आचार्य पे। अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब सभी आचार्यों को पढ़ना है जो जो बताए थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी 2 आधुनिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागेश भट्ट और भट्टोजी दीक्षित जी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। आगे आते हैं तो कैयट के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन आचार्य? कैयट। ठीक है, कैयट या फिर कैयट भी कहते हैं। तो इनका समय सबसे पहले हम देख लेते हैं। इनका समय 1050 ईस्वी। क्या? 1050 ईस्वी। ठीक है, और उसके बाद इनके पहले भी शाक्टायन आचार्य आते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैयट के बारे में देख लेते हैं। कैयट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इनके माता पिता कौन थे? माता पिता जय्यट अथवा वज्रट। ठीक है, जय्यट अथवा वज्रट इनके माता पिता का नाम था। माता पिता मतलब अभिभावक के तौर पे देखिएगा आप। ठीक है, तो ये इनका नाम था। उसके बाद हम आते हैं इनकी जो रचना है, रचना के बारे में देख लेते हैं कि इनकी रचना क्या थी। कृतियां, हाँ, कृतियों के बारे में इन्होंने महाभाष्य प्रदीप लिखा है। क्या लिखा है? महाभाष्य प्रदीप टीका है। ठीक है, महाभाष्य प्रदीप टीका। आपने देखा होगा कि हम पढ़ रहे थे किसको? महाभाष्य, पतंजलि को। ठीक है, जब पतंजलि को हम पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था कि महाभाष्य, आपने देखा होगा कि महाभाष्य आया था। तो महाभाष्य की टीका अर्थात विस्तृत, जो जो चीज लिखी है उसकी विस्तृत करके व्याख्या कर देना। तो उसपे महाभाष्य पे जो विस्तृत करके व्याख्या लिखे वो प्रदीप के नाम से, किसके नाम से? प्रदीप के नाम से लिखा उन्होंने, कैयट ने। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो गया कि महाभाष्य प्रदीप टीका। महाभाष्य प्रदीप टीका। ठीक है, इतनी चीजें आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद गुरु के बारे में देख लीजिए। इनके गुरु का नाम क्या था? हो सकता है इनके गुरु का नाम जो था महेश्वर था। क्या नाम था? महेश्वर था। इनके गुरु का नाम महेश्वर था। गुरु का नाम क्या था? महेश्वर। ठीक है, इतनी चीजें आप कैयट के बारे में नोट करिएगा। उसके बाद हमारे अगले आचार्य आते हैं जो कि हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी ठीक है, हेमचंद्र सूरी। इनका समय क्या है? इनका समय है 1080। 1080 से, या फिर आप इतना मत ध्यान दीजिए, बस 1100 लिख लीजिए। 11वीं शताब्दी। ठीक है, 11वीं शताब्दी, हेमचंद्र सूरी इनका समय है, 11वीं शताब्दी। इनका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम, हेमचंद्र सूरी का अन्य नाम जो है, हेमचंद्र भी इनको कहते हैं, और कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, कलिकाल सर्वज्ञ। ठीक है,
कलिकाल सर्वज्ञ। हेमचंद्र भी कहते हैं, हेमचंद्र सूरी भी कहते हैं, ये तो नाम से पता चल जाएगा। लेकिन इनका अन्य नाम जो है महत्वपूर्ण है, कलिकाल सर्वज्ञ। इसको ठीक ठाक से याद रखिएगा। कलिकाल सर्वज्ञ किसका नाम है? तो हेमचंद्र सूरी का नाम है कलिकाल सर्वज्ञ। ठीक है। उसके बाद कलिकाल सर्वज्ञ अर्थात कि जो सभी कालों का जो ज्ञाता होगा वो कलिकाल सर्वज्ञ कहलाएगा। इनकी रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं, इनकी रचना कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं, इनकी रचना कौन कौन सी है। ठीक है। तो इन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन या फिर संस्कृत में नम। ठीक है। सिद्ध हेम शब्दानुशासनम। ठीक है। सिद्ध हेम शब्दानुशासनम इन्होंने ये लिखा है। ठीक है। सिद्ध हेम शब्दानुशासनम इनकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी रचना। उसके बाद काव्यानुशासनम। काव्यानुशासन। ठीक है। बस ये दो रचनाएं इनकी ध्यान दी। और इन्हीं पे खुद से टीका लिखा इन्होंने बृहति के नाम से। ठीक है। बृहति टीका, स्वयं की रचना पे स्वयं ही टीका लिखे हैं। ठीक है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन पे हेमचंद्र सूरी ने ही स्वयं ही बृहति नाम से टीका ग्रंथ लिखा है। टीका ग्रंथ क्या होता है? व्याख्या ग्रंथ। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं अगले, सारस्वत व्याकरणकार। ठीक है। सारस्वत व्याकरणकार, सारस्वत। इनका समय भी विवादित है, लेकिन जहां तक एनटीए मानता है उस हिसाब से हम यहाँ पे समय लेकर आए हैं इनका। तो इनका भी समय जो है, समय 1150 ईस्वी। ठीक है। 1150 ईस्वी या फिर 12वीं शताब्दी इनका समय एनटीए माना है। हालांकि इनका बहुत लोग तो 2000 से 42 से पूर्व मानते हैं, लेकिन जो एनटीए माना है तो हमें एनटीए का देखना है। ठीक है। और किसी की बात, किसी बुक का नहीं देखना है, हमें एनटीए का भी देखना है कि एनटीए कौन सा क्वेश्चन उत्तर सही मान रहा है। ठीक है। पता नहीं कौन से ग्रंथ से वो उसका प्रमाण देख रहा है, और हम है कि कुछ एक किसी ग्रंथ में देख गए, किसी ने लिख दिया है तो उससे हम प्रमाणित मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। एनटीए क्या होता है कि ऑथेंटिक चीजों को ज्यादा भरोसा करता है। हमें क्या होता है कि हमें कोई भी सामग्री मिलती है, हम उसको अपने मस्तिष्क में कूड़े की तरह भरते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। हमें वही चीज अपने दिमाग में भरना होता है जो ऑथेंटिक रहनी चाहिए। जो मानित पुस्तकें हैं, जो मानित आचार्य हैं, जो फेमस आचार्य, प्रसिद्ध आचार्य हैं, उन्होंने जो लिखा है उनकी बातों का हमें ग्रहण करना चाहिए। आजकल आधुनिक आचार्य बहुत सारी गाइडें मिल रही हैं, गाइड है, उनमें मतलब इतनी ज्यादा त्रुटियां रहती है, इतनी ज्यादा उनका पढ़ने का मन नहीं करता। एक बार आप अगर कहीं अच्छे से पढ़े हुए हैं, आप गाइड खोल के देखिएगा कभी, तो आपको त्रुटियों का बाजार मिलेगा, वहां पे बहुत ज्यादा त्रुटियां। इसलिए गाइडों भरोसा मत किया करिए, खुद से अध्ययन करिए, मूल पुस्तक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए तो मूल पुस्तक से पढ़िए। ठीक है। आगे चलते हैं हम। इनका समय है 1150। इनका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम आपको पता रहना चाहिए कि सारस्वत जो है वो व्याकरण का नाम है। इनका अन्य नाम जो है अनुभूति स्वरूपाचार्य है। अनुभूति स्वरूपाचार्य। ठीक है। अनुभूत स्वरूपाचार्य, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अनुभूति स्वरूपाचार्य थे, उन्होंने सारस्वत व्याकरण लिखा, और वह सारस्वत व्याकरण इनके नाम से भी ज्यादा फेमस होके सारस्वत व्याकरण के नाम से फेमस हो गया। उसमें इनका नाम आता ही नहीं है। ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा सारस्वत व्याकरण है, लेकिन किसने लिखा है? तो सारस्वत ने लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारस्वत नहीं लिखा है, अनुभूति स्वरूपाचार्य ने, जिनका अन्य नाम भी बोल सकते हैं कि हाँ सारस्वत अन्य नाम हो सकता है। ठीक है। उसके बाद इनके बारे में जो है, बस इतनी चीजें ध्यान दीजिएगा, इनका समय और इनकी रचना। ठीक है। रचना के बारे में, हाँ यहाँ पे रचना नोट कर लीजिए, क्या पता आप मिस्टेक कर जाए। रचना सारस्वत व्याकरण, सारस्वत व्याकरण। ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले आचार्य पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जो अगले दो आचार्य पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा जैसे हमने पाणिनि और पतंजलि कात्यायन को पढ़ा था उसी तरह से। ठीक है।
तो आते हैं हम भट्टोजी दीक्षित को पढ़ते हैं। भट्टोजी दीक्षित, ठीक है। इनका समय क्या था? सबसे पहले इनका समय, इनका समय क्या था? इनका समय था 1510, 1510 से 1600 ईस्वी, ठीक है, 1600 ईस्वी इनका समय था, ठीक। उसके बाद इनके बारे में हमें क्या मिलता है जानकारी? तो इनके बारे में हमें इनके माता पिता का भी नाम प्राप्त होता है, क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक आचार्य रहे, इसीलिए इनके माता पिता का नाम प्राप्त होता है। इनके माता पिता का नाम था लक्ष्मीधर दीक्षित, लक्ष्मीधर दीक्षित, पुत्र का नाम भट्टोजी दीक्षित, ठीक है, लक्ष्मीधर दीक्षित, ये इनके अभिभावक का नाम प्राप्त होता है। और इनके गुरु सबसे महत्वपूर्ण है, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु के विषय में दो तीन चीजें पता चलती हैं। दो गुरु। तो इनके गुरु का नाम था अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित, ठीक है। पहले गुरु का नाम दोनों नोट करिएगा आप, अप्पय दीक्षित, ठीक है, अप्पय दीक्षित। और दूसरे गुरु का जो नाम मिलता है वो मिलता है शेष कृष्ण। क्या मिलता है? शेष कृष्ण, ठीक है, शेष कृष्ण। ये दो नाम हमें इनके गुरु के बारे में मिलते हैं, ये दो नाम हमको इनके गुरु के बारे में मिलते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो तो शेष कृष्ण है, लेकिन कहीं कहीं अप्पय दीक्षित भी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों नाम पता रहना चाहिए, पता नहीं कौन सा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाए। अब आते हैं हम, इनका स्थान क्या था? इनका स्थान क्या था? तो ये हमारे काशी के थे, जहां से आपको ये वीडियो रिकॉर्ड हो करके या फिर किसी भी तरह से आपको मिल रही है देखने को, उसी स्थान से ये हमारे भट्टोजी दीक्षित आचार्य थे, जो क्षेत्र है काशी या बनारस कर ले, ठीक है। तो ये हमारे काशी के जाने माने बहुत ही प्रचलित आचार्य रहे व्याकरण क्षेत्र से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इनकी रचनाओं पे, इनकी रचनाओं पे, इनकी रचनाओं पे आते हैं, ठीक है। तो इनकी रचना के बारे में सबसे पहले इन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखा। क्या लिखा? सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, सिद्धांत कौमुदी। और दूसरी रचना इनकी क्या है? शब्द कौस्तुभ, शब्द कौस्तुभ, ठीक है। और इनकी रचना क्या है? शब्द कौस्तुभ के और अन्य प्रौढ़ मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा, ठीक है, प्रौढ़ मनोरमा इनकी अन्य रचना है। और उसके बाद और हम देखें तो लिंगानुशासन वृत्ति, ठीक है, लिंगानुशासन, लिंगानुशासन वृत्ति, ठीक है। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको और भी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन कुछ जो एग्जाम में आए हैं और जो जिनको आने की संभावना है वो ये है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए इतनी चीजें। और आगे जो हमारे आचार्य आने वाले हैं वो हैं नागेश भट्ट जी, जो कि हमारे आधुनिक आचार्यों में, व्याकरण प्रचलित आचार्यों में सबसे आधुनिक आचार्य हैं, ठीक है। कौन है? तो नागेश भट्ट कहें या फिर नागेश कहें या फिर नागोजी भट्ट कहें, ठीक है, एक ही है, नागेश भट्ट, नागेश भट्ट, ठीक है। इनका समय क्या था? इनका समय क्या था? समय, समय इनका हमें देखने को मिलता है 17वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी इनका देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे आचार्य बहुत हुए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख अभी तक यही निकल के आए हैं सामने, इसीलिए यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, इनका समय जो है 17वीं शताब्दी। और उसके बाद इनके माता पिता, माता पिता,
माता पिता का इनके जो नाम था वो था शिव भट्ट, शिव भट्ट, ठीक है। और पिता थे शिव भट्ट और माता थी सती देवी। कौन थी? सती देवी, ठीक है, सती देवी। शिव भट्टोधीमान श्रीमन सती दिव्यास्तु गर्भजा, ठीक है। ये हमारे इनके नागेश भट्ट के माता पिता के बारे में प्राप्त होता है जानकारी। और इनके बाद इनकी कृतियां क्या है, कुछ समझना नहीं है इसमें, बस एक बार अगर हम परिचित नहीं है इन चीजों से तो हमें परिचय हो जा रहा है और हम उसको अब ध्यान देंगे, याद कर लेंगे तो हमें हमेशा के लिए हो जाएगा। ये जो जैसे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये सब जो है ना, तो ये आज के मतलब कि किसी भी विषय में पूछ, जनरल नॉलेज भी रहना चाहिए। जो प्राचीन आचार्य हुए हमारे, तो जनरल नॉलेज भी रहना चाहिए कि जनरल नॉलेज में पाणिनि कौन थे, पाणिनि की रचना क्या है, पाणिनि का समय क्या है, तो इतना सामान्य परिचय तो रहना ही चाहिए। तो इसलिए इन सब आचार्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। और इनकी कृतियां के बारे में जो है, नागेश भट्ट जी की कृतियां कौन कौन सी थी, तो सबसे प्रसिद्ध जो थी व्याकरण सिद्धांत मंजूषा। उन्होंने क्या लिखा? सिद्धांत कौमुदी। इन्होंने क्या लिखा? सिद्धांत मंजूषा, सिद्धांत मंजूषा, ठीक है, सिद्धांत मंजूषा, ठीक है। क्या लिखा? सिद्धांत मंजूषा। और परिभाषा, परिभाषा इंदुशेखर, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, परिभाषा इंदुशेखर इनकी रचना है। और उसके बाद इन्होंने अन्य रचना लिखा, परम लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, ठीक है। ये मंजूषा जिसमें दिख रहा है वो नागेश भट्ट की रचना है सब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और भी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं जिसको आपको जानना ही चाहिए। इन्होंने राजाश्रय इनका क्या था, तो राजाश्रय देख लेते हैं। तो राजाश्रय जो था, राजा राम सिंह, राजाश्रय, ठीक है, ये कहाँ पे रहते थे? तो राजा राम सिंह, राजा राम सिंह इलाहाबाद, जो प्रयागराज के झूसी में राजा राम सिंह का क्षेत्र था, राजा राम सिंह, ठीक है, उन्हीं के आश्रय में ये रहा करते थे, ठीक है। स्थान से पता चलता है तो फिर ये इलाहाबाद या फिर बनारस की इधर ही आसपास के ही थे। तो ये चीज रहा, ठीक है। और इसके बाद स्फोट, इनकी प्रमुख रचना है स्फोटवाद। क्या है? स्फोटवाद, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा नेट का एग्जाम था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, स्फोटवाद। तो स्फोटवाद के नाम से तो फेमस है भर्तृहरि जी, लेकिन रचना जो है स्फोटवाद वो है हमारे नागेश भट्ट जी की, ठीक है। तो स्फोटवाद रचना ध्यान दीजिएगा कि नागेश भट्ट की है। लेकिन पूछता है कि स्फोटवाद कौन से ग्रंथ में प्रसिद्ध है, कौन से ग्रंथ में दर्शाया गया है, तो वो हमारा होगा भर्तृहरि कृत जो है वाक्यपदीयम, उसमें, ठीक है। लेकिन स्फोटवाद रचना है वो नागेश भट्ट की है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये रहे हमारे कुछ प्रमुख आचार्य, प्रमुख व्याकरण आचार्य, ठीक है। नागेश भट्ट को हमने देखा, और उसके बाद हमने भट्टोजी दीक्षित को देखा पहले, उसके पहले सारस्वत व्याकरणकार, उसके पहले हेमचंद सूरी, उसके पहले कैयट के पहले वामन जयादित्य, उसके बाद फिर भर्तृहरि को, भर्तृहरि के पहले हमने देखा जैनेन्द्र को, जैनेन्द्र के पहले पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि, फिर व्याधि को। इतने चीजों को हमने देखा। एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप सब कि जो ये थे हमारे आचार्य पाणिनि जो थे, ये जितने भी आचार्य हुए हैं ना, जैसे पाणिनि हुए, कात्यायन हुए, पतंजलि हुए, ये सब लगभग तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। कहाँ से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तो अध्ययन यदि आप देखें यहाँ पे, इनका अध्ययन जो हुआ है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुआ है, अध्ययन, ठीक है। इनका अध्ययन जो हुआ है तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुआ है, तक्षशिला विश्वविद्यालय से।
ठीक है, जिसकी स्थापना 600 ईसा पूर्व पहले ही हो गई थी, इनके जन्म के समय ही। तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से ये संबंधित थे। इतनी चीजें हैं, आपको जो व्याकरण आचार्यों में से पूछ सकता है। हमने पूर्व में साहित्य आचार्य जो हैं, महत्वपूर्ण साहित्य आचार्य, उनका परिचय हमने पढ़ लिया है, उनकी रचनाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज हम जो है व्याकरणिक आचार्यों के बारे में पढ़ लिया है। अच्छे से हमने पढ़ा, जो चीजें यहाँ पे नोट हमने कराया है, क्योंकि पीपीटी तो था नहीं कि हम कुछ फालतू चीजें भी उसमें ला देंगे, तो हाथ से हमने लिख करके यहाँ पे आप सबके सामने वीडियो लाया। तो इसके लिए जो जो हम यहाँ पे लिखे हैं, सब एक एक चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि कुछ कुछ छूट सकती हैं, कुछ छूटी होंगी, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सब यहाँ पे हम आपके सामने ला दिए हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, उसका बार बार रिवीजन करिए, बार बार देखेंगे तो जैसी आदत बनाएंगे वैसे ही वो आदत हमें वैसे उस तरह से बनाएगी। ठीक है, हम जो आदत बनाएंगे वो आदत एक दिन हमें बनाएगी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जैसी हम आदत बनाएंगे वैसी हमारी आदतें कल हमें बनाएंगी। तो ये चीजें हैं, इसको नोट करिए। अगली कक्षा में मिलेंगे छंद से। छंद परिचय आपको थोड़ा सा पढ़ना है। कुछ प्रमुख छंद हैं, छंदों की भी संख्या बहुत है, लेकिन कुछ प्रमुख छंद हैं जिनसे क्वेश्चन कभी कभार बनता है। ज्यादा तो नहीं बनता, लेकिन कभी कभार जो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि छंद भी संस्कृत का ही विषय है, उसमें है लगा, तो वहां से भी बनता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अंत तक। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है।